बैक टू द चैनल। सो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर यूनिट 5 कंप्लीट करेंगे डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का, जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है? बेसिकली BCS 503। ठीक है, वन शॉट के अंदर हम इस यूनिट को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस यूनिट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हम देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक कंप्यूटेशन क्या होता है, देन हम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे जो कि हमारा AKTU 2023-24 में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर हम देखेंगे स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। इसमें 3 एल्गोरिथम से हम तीनों अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, जो हमेशा तीनों साल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया हुआ है। फिर हम थ्योरी ऑफ NP कंप्लीटनेस पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, 23 में ही पूछा गया था, 24 में ही पूछा गया था। साथ ही साथ आपका अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर जो आपका इसमें लास्ट टॉपिक बचेगा वो होगा रैंडमाइजेशन एल्गोरिथम। क्लियर है? तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम यूनिट 5 के अंदर अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, और साथ ही साथ PYQs में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसके रिगार्डिंग हम सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, जो कि क्या है? अलजेब्रिक कंप्यूटेशन। तो अलजेब्रिक कंप्यूटेशन का मतलब क्या है? अलजेब्रिक से मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? वेरिएबल्स या फिर नंबर, उन्हीं का अगर किसी इक्वेशन में या प्रॉब्लम्स में अगर अलजेब्रिक मतलब वेरिएबल और नंबर कंटेन कर रहा है, तो वो हमारी इक्वेशन कैसी कहलाएगी? अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो उन अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक कंप्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक कंप्यूटेशन इज द स्टडी ऑफ एल्गोरिथम एंड सॉफ्टवेयर दैट मैनिपुलेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखो एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है, जिन एल्गोरिथम या फिर सॉफ्टवेयर की जो हम स्टडी करते हैं वही हमारी क्या कहलाती है? अलजेब्रिक कंप्यूटेशन कहलाती है। अब इसके सिंपल सी एक डेफिनेशन लैंग्वेज बताए तो ऐसे बोल सकते हैं, अलजेब्रिक कंप्यूटेशन इज सॉल्विंग प्रॉब्लम और इक्वेशन दैट इंक्लूड लेटर वेरिएबल्स एंड नंबर्स। ठीक है, तो उन प्रॉब्लम या इक्वेशन के अंदर जिनके पास वेरिएबल्स और नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने हमारा क्या कहलाता है? अलजेब्रिक कंप्यूटेशन कहलाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर कंप्लीट साइंटिफिक कंप्यूटेशन व्हेन प्योरली न्यूमेरिकल मेथड फेल्स। ठीक है, तो जहां पर आपका जो न्यूमेरिकल्स फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, वहां पे वो फेल कर जाते हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, वहां पर भी हम अलजेब्रिक कंप्यूटेशन का यूज कर सकते हैं और वहां पे भी हमें सक्सेसफुली रिजल्ट मिल जाएगा। तो अलजेब्रिक कंप्यूटेशन का ऑलरेडी हमने यूजेस देखा था। ठीक है, स्टेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो मैंने आपको समझाया था अच्छे तरीके से, उसमें हम अलजेब्रिक कंप्यूटेशन का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स सेल प्रॉब्लम के अंदर हम अलजेब्रिक कंप्यूटेशन का यूज करते हैं, और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जिसके अंदर हम पब्लिक की फाइंड करते हैं और प्राइवेट की फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे ये जो सारे टेक्निक यूज करते हैं, ये अलजेब्रिक कंप्यूटेशन टेक्निक यूज करता है, देन हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो अलजेब्रिक कंप्यूटेशन सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो कंप्यूटेशन, ठीक है, या फिर वो प्रॉब्लम्स या वो इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स और नंबर कंटेन करते हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही हमारा क्या कहलाता है? अलजेब्रिक कंप्यूटेशन कहलाता है। क्लियर है? तो अलजेब्रिक कंप्यूटेशन जो आपका है 2 नंबर में एग्जाम में शॉर्ट मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया। तो आपको अलजेब्रिक कंप्यूटेशन अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, AKTU 2023-24 में 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है, पहले हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? हमारे पास इनपुट में क्या होगा? टाइम सिग्नल गिवन होगा, हम उसे कन्वर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी में, दैट इज नोन एज फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या है? फास्टली वर्क करेंगे, मतलब फास्टली हम टाइम को कन्वर्ट करेंगे सिग्नल्स के अंदर, मतलब फ्रीक्वेंसी के अंदर। अब फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज एन एल्गोरिथम दैट कंप्यूट द डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है ये बेसिकली क्या, हमारे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या होते हैं? सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो उन सिग्नल्स को ही हम कंप्यूट करते हैं किस एल्गोरिथम का यूज करके? डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। क्लियर है? तो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या करता है? उन सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है किसमें? फ्रीक्वेंसी में। क्लियर है? और डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का अपडेट वर्जन होता है हमारा फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जो हमारा डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, ये जो हमारी सिग्नल्स को या फिर जो टाइम सिग्नल्स हो उन्हें कन्वर्ट करता था फ्रीक्वेंसी में, कितना टाइम लेता था? बिग O ऑफ n स्क्वायर। लेकिन जो हमारा फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम उसमें डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का यूज करके उसको लेस कर दिया हमने, किसमें? उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव कर दी बिग O ऑफ n log n में। क्लियर है? अब इसकी सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन अ सिग्नल इज डिजिटल, मतलब a sequence of number, we use the discrete Fourier transformation. It convert a sequence of n numbers into n frequency component. क्लियर है? जो कि मैंने आपको बताया, हमारे पास क्या होगा? एक सिग्नल या फिर डिजिटल्स हमारे पास प्रोवाइड्स होंगे। ठीक है,
हम क्या करेंगे, यूज करेंगे डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का। डिस्क्रीट की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या करेगा, उन सिग्नल को कन्वर्ट करेगा फ्रीक्वेंसीज के अंदर। क्लियर है। अब देखो जो मैंने भी आपको बताया था कि फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज होता है, द डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला टेक बिग O ऑफ n स्क्वायर स्टेप्स टू कंप्यूट। ठीक है, कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है कंप्यूटेशन करने के लिए, बिग O ऑफ n स्क्वायर, विच कैन बी वेरी स्लो फॉर लार्ज नंबर। अगर हमारे पास लार्ज सिग्नल्स मतलब नंबर ऑफ सिग्नल ज्यादा अगर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो ये बहुत ही स्लो वर्क करेगा, वहां पे एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। देन द FFT मतलब फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड दिस अप बाय द रिड्यूसिंग द स्टेप टू n log n। ये बेसिकली क्या करता है, डिवाइड एंड कॉन्करर करते हैं तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम उन्हें डिवाइड करते थे, देन इंडिविजुअली सॉल्व करके लास्ट में मर्ज अप करते हैं, तो जिसकी वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होकर कितनी होगी, n log n, विच मेकिंग इट मच फास्टर। ठीक है, जो कि हमारी जो एफिशिएंटली अब ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और फास्टली एग्जीक्यूशन करेगा प्रॉब्लम्स का। क्लियर है। तो ये फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की सिंपल सी डेफिनेशन होती है। अब इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वो आप ध्यान में रखना क्योंकि वो पूछ लिया जाता है। उससे पहले समझते हैं कि फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली वर्क कैसे करता है। तो जो कि मैंने आपको बताया डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे वर्क करता है। सिमेट्री, सिमेट्री मतलब ये यूज करता है किसका, साइन और कोसाइन फंक्शन का। क्यों यूज करता है, कैलकुलेशन करने के लिए। क्या कैलकुलेशन करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए। ठीक है, देन हर एक इंडिविजुअल को मतलब हमने क्या करा, एक लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल्स हमारे पास थे, हमने उन डिवाइड एंड कॉन्कर का यूज करके मतलब उनको ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, और इंडिविजुअली हर एक सिग्नल के हमने क्या निकाली, सिमेट्री निकाली, मतलब सॉल्यूशन फाइंड करा उसका फ्रीक्वेंसी क्या आएगा। देन जब सबके फ्रीक्वेंसी निकल जाएंगे लास्ट में हम उन्हें क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, देन हमारा वो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो डिवाइड एंड कॉन्कर क्या है, इट ब्रेक द ओरिजिनल सिग्नल इनटू स्मॉलर पार्ट। क्लियर है। फिर सिमेट्री का मतलब क्या होता है, इट रीयूजेस कैलकुलेशन बाय टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ पैटर्न इन द साइन एंड कोसाइन फंक्शन। मतलब साइन फंक्शन का यूज करता है, कोसाइन फंक्शन का यूज करता है, कैलकुलेशन करके आपकी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है। फिर कंबाइन रिजल्ट में क्या करेंगे, इट एफिशिएंटली कंबाइंस द स्मॉलर पार्ट टू गेट द फुल रिजल्ट। तो बेसिकली वही जो मैंने बताया, जो हमारी ये स्मॉलर पार्ट थे इनके इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, इनको कैलकुलेट करके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, देन हर एक इंडिविजुअल जो पार्ट है उनके सॉल्यूशन को कंबाइन करके हमारा फुल रिजल्ट निकल जाएगा। क्लियर है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक देखो ये सिंपल सा है, हमारे पास क्या है, टाइम सिग्नल हमारे पास गिवन होता है। ठीक है, टाइम गिवन होएगा, हम उसमें फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, देन हम उसमें किसे कन्वर्ट कर देंगे, फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूला है कैसे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट करता है, वो ये फॉर्मूला होता है। लिमिट होती है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, xt e⁻i-i 2π/k.n अपॉन कैपिटल एन डी टी। अब इसमें एक्स टी हमारा क्या होता है, बेसिकली जो इनपुट सिग्नल हमें गिवन था। क्लियर है। और ये जो पूरा पार्ट होता है ये हमारा होता है अ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल दैट रिप्रेजेंट साइनोसॉइडल वेव्स। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया था साइन एंड कोसाइन फंक्शन, बेसिकली ये फॉर्मूला ही होता है जो कैलकुलेट करके लाता है साइन एंड कोसाइन फंक्शन को। ठीक है, और ये हमारा जो होता है आउटपुट फ्रीक्वेंसी, जो हमारी बाद में फ्रीक्वेंसी निकलती है टाइम सिग्नल के अकॉर्डिंग, उसको हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो ये सिंपल सी वर्किंग होती है हमारी फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया होगा कि कैसे वर्क करता है, उसका फॉर्मूला क्या है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2 मार्क्स के अंदर अगर पूछा जाए आपसे फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आप ये लिख के आ सकते हो। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको पहले फास्ट इन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन समझाना है, फिर कैसे वर्क करता है। ठीक है, और ये फास्टली इसका नाम क्यों पड़ा वो भी आपको समझाना पड़ेगा। देन आपको ये फॉर्मूला लिखना, और हर एक फॉर्मूला की जो मैंने आपकी वैल्यूज बता दी है कि इसका मतलब क्या है एक एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का, तो आपको ये सारी चीजें बता के आनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अब एप्लीकेशन क्या है, कहां पर यूज होता है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का, वो देखो। तो सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है, इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है, फास्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ लार्ज इंटीजर्स। अगर हमारे पास गिवन में लार्ज इंटीजर्स होंगे देन उन्हें फास्टली मल्टीप्लिकेट करने के लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। सॉल्विंग पॉइजन इक्वेशन नियरली ऑप्टिमल। तो पॉइजन इक्वेशन को ऑप्टिमली सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड करता है, हमारा फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है। तो ये सिंपल से इसके एप्लीकेशंस होते हैं। तो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ, जो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे सब्सक्राइब मल्टी एटम्स एंड मल्टी एटम प्लस, तो जरूर भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
तो चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग मैचिंग। स्ट्रिंग मैचिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 22, 23 और /24 में भी पूछा गया था, ठीक है। इसमें हम 4 एल्गोरिथम से चारों एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जिनमें से हमारे जो 3 इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है उनमें से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है वो देख लेते हैं। स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम इज अ मेथड टू फाइंड अ स्पेसिफिक पैटर्न विद अ लार्ज टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो बेसिकली क्या मतलब हुआ, हमारे पास इनपुट में एक लार्ज स्ट्रिंग गिवन होगी, ठीक है, लार्ज टेक्स्ट गिवन होगा, क्लियर। हम उस लार्ज टेक्स्ट के रिगार्डिंग हमारे पास एक पैटर्न भी गिवन होगा, हम उस पैटर्न को मैच करेंगे अपने लार्ज टेक्स्ट के साथ। कहां पर वो मैच कर रहा है, जिधर वो मैच कर जाएगा तो उसकी जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगी फर्स्ट वाले लेटर्स की, हम उसको एज अ आउटपुट गिवन कर देंगे, क्लियर है। तो ये सिंपल सा होता है स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, मतलब हम हमारे पास जो लार्ज टेक्स्ट रहेगा उसे मैच करते हुए चलेंगे अपने पैटर्न के साथ, और फाइंड करके देखेंगे कि वो जो पैटर्न है उस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। द गोल इज टू फाइंड ऑल द पोजीशन एट विच द पैटर्न अपीयर इन द टेक्स्ट, ठीक है। हमें वो सारे पोजीशंस को फाइंड करना है जहां पर हमारा वो पैटर्न प्रेजेंट हो रहा है या फिर पैटर्न आ रहा है, क्लियर है, टेक्स्ट के अंदर। तो ये मतलब होता है हमारा सिंपल स्ट्रिंग मैचिंग का। The string matching problem is a classical problem in computer science where you want to find all occurrence of a shorter string within a longer string a text। तो सिंपल ये जो आपकी स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम है ये क्लासिकल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की। आप डीएसए में भी आपने देखा होगा कि आपके पास स्ट्रिंग्स होता है, देन आपके पास पैटर्न गिवन, एक पैटर्न गिवन होता है, देन आपको बोलता है कैलकुलेट दी सब स्ट्रिंग ऑफ ऑल दी स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो वही सेम यहाँ भी कॉन्सेप्ट है, आपके पास एक लॉन्गर स्ट्रिंग्स होगा, एक पैटर्न गिवन होगा, उस पैटर्न को चेक करना है कि आप उस पैटर्न के रिगार्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा लॉन्गर स्ट्रिंग के अंदर कि वो पैटर्न प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो कितनी बार प्रेजेंट है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम एल्गोरिथम का यूज करते हैं। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू बात करें तो हमारे पास एक टेक्स्ट एरे गिवन होगा जो कि 1 से लेकर n तक होगा, एक पैटर्न एरे गिवन होगा जो n से लेकर m तक होगा। हमेशा जो टेक्स्ट एरे होगा वो आपका बड़ा होगा पैटर्न एरे के साथ, क्यों क्योंकि जो पैटर्न एरे है ऑलरेडी हमारा लाई कर रहा होगा टेक्स्ट एरे के अंदर, जिस वजह से जो हमारा टेक्स्ट एरे होगा वो ग्रेटर देन होगा हमारे पैटर्न एरे से, क्लियर है। तो एलिमेंट ऑफ पैटर्न एरे एंड टेक्स्ट, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट बिलोंग कर सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक और a से लेकर z तक, क्योंकि या तो वेरिएबल होगा या तो नंबर्स होगा, सिंपल, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, हमारे पास क्या है, एक लार्ज टेक्स्ट गिवन है, अब उसके अंदर हमारे पास क्या है, ए बी सी ए बी ए बी सी ए बी ए, और हमारे पास पैटर्न क्या गिवन है, ए बी ए। तो आपको चेक करना है कि ए बी ए कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। अगर हम लीनियरली वाइज सर्च करते हुए चले तो यहाँ पे ए था देन बी था लेकिन सी प्रेजेंट आया, तो यहाँ पे हम डिस्कार्ड कर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ए आया, बी आया, ए आया, ए आया, तो ये पूरा एक पैटर्न मिल गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, एज अ रिजल्ट इसकी जो स्टार्टिंग इंडेक्स है हम उसको रिटर्न करेंगे, फिर आगे चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें पैटर्न फाइंड हो जाएगा अगेन, तो इसकी भी स्टार्टिंग इंडेक्स हम रिटर्न कर देंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं। इसके अभी जो एल्गोरिथम्स है जहां पर यूज हो रहा है हमारे स्ट्रिंग मैचिंग टेक्निक्स का, वो हम अच्छे तरीके से समझेंगे, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम एल्गोरिथम का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको लिंक मिलेगा जहां से आप आसानी से नोट को परचेस कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो अब अपने पहले स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम से शुरू करते हैं, जो कि बेसिकली क्या है, नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। उससे पहले देख लेते हैं कि कितने एल्गोरिथम हम पढ़ने वाले हैं। पहला होगा हमारा नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, फिर हम रॉबिन कार्प एल्गोरिथम पढ़ेंगे, फिर हम फाइनाइट ऑटोमेटा स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, देन हमारा KMP एल्गोरिथम जिसे हम नोथ मॉरिस प्रैट एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो ये हमारे जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है जिन्हें हम अच्छी तरीके से इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इनमें से जो ये 3 है ना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो हर साल क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो चलो अब अपने पहला जो स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम है जिसको हम बोलते हैं नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, वो पढ़ते हैं, जो कि हमारा AKTU 2022-23 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेव स्ट्रिंग जो मैचिंग एल्गोरिथम है आपका सिंपलेस्ट मेथड है स्ट्रिंग मैच करने का, क्लियर है। ये क्या करता है, लियरली सर्च करता रहता है, ठीक है। देखो, द नेव एल्गोरिथम इज द सिंपलेस्ट मेथड वेयर यू फाइंड ऑल अकरेंस ऑफ पैटर्न इन अ गिवन टेक्स्ट, ठीक है। आपके पास एक गिवन टेक्स्ट होगा, आप नेव एल्गोरिथम का यूज करके, ठीक है, उस पैटर्न का सारे अकरेंसीज आप फाइंड कर लोगे। इट वर्क बाय चेकिंग ईच पॉसिबल स्टार्टिंग पोजीशन इन द टेक्स्ट टू सी इफ द पैटर्न मैचेस कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ये क्या करेगा, हर एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैच करता हुआ चलेगा, किसके रिगार्डिंग, पैटर्न के रिगार्डिंग। अगर मैच कर जाता है देन आपका स्टार्टिंग
इंडेक्स को हम एज अ आउटपुट रिटर्न कर देंगे। अब एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है वो समझो। एल्गोरिथम पहले क्या है, स्टार्ट एट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द टेक्स्ट। हम क्या करेंगे, अपने जो हमारे पास गिवन टेक्स्ट होगा उसके पहले कैरेक्टर से शुरू करेंगे। कंपेयर द पैटर्न विद द सब स्ट्रिंग ऑफ द टेक्स्ट स्टार्टिंग एट द करंट पोजीशन। हमारे पास जो गिवन टेक्स्ट होगा और जो मेरे पास सब स्ट्रिंग होगा, हम दोनों के एक एक कैरेक्टर को चेक करके देखेंगे। अगर वो मैच कर रहा होगा देन आगे बढ़ेंगे। फिर हम दूसरे ऐसी कैरेक्टर को चेक करेंगे, अगर वो मैच कर रहा होगा देन हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे सारे कैरेक्टर मैच कर जाए हमारे सब स्ट्रिंग के साथ, तो हमने अपना पैटर्न फाइंड कर लिया है। क्लियर है। इफ ऑल द कैरेक्टर मैच, रिकॉर्ड द पोजीशन एज अ मैच। क्लियर है। मूव द नेक्स्ट पोजीशन इन द नेक्स्ट एंड रिपीट स्टेप 2 3 अंटिल एंड ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, अगर आपके सारे कैरेक्टर मैच हो गए तो आपको यही प्रोसेस अगेन रिपीट करते हुए चलना है जब तक आप सारे अकरेंसेस फाइंड ना कर लो पैटर्न्स के। रिटर्न ऑल द स्ट्रिंग इंडिसेस वेयर द पैटर्न मैचेस। ठीक है, देन आपने सारे मैचेस फाइंड कर लिए तो आउटपुट में आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा जहां जहां पर आपका पैटर्न मैच करा था उसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये देखो एल्गोरिथम है। देखो मैंने एल्गोरिथम में कोई भी कंप्यूटेशनल मतलब कोडिंग की लैंग्वेज में कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करा है और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा कि कैसे एल्गोरिथम ये काम कर रहा है। क्लियर है। तो आपसे भी अगर नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम पूछा जाए तो आप ये पहले सिंपल सी इतनी सी डेफिनेशन लिख के आओ, देन आप ये एल्गोरिथम समझा के आओ कि कैसे वर्क करता है। अब इस एल्गोरिथम की बेस पर ही हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि एकेटीओ में पूछा गया था। ठीक है, अब उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि मैचिंग एल्गोरिथम बेसिकली काम कैसे कर रहा है। हमारे पास क्या होगा, एन होगा। एन मतलब जो हमारे पास गिवन टेक्स्ट होगा, ठीक है, जो कि लार्जर साइज में होगा, जिसकी लेंथ क्या होगी, टी डॉट लेंथ। और हमारे पास एम होगा। एम बेसिकली क्या होगा, जो हमारे पास पैटर्न या फिर सब स्ट्रिंग गिवन होगा वो एम लेंथ का होगा, तो उसकी लेंथ क्या होगी, पी डॉट लेंथ। हम एक लूप चलाएंगे जो s इज इक्वल टू 0 से लेकर n माइनस एम तक चलेगा। फिर हम चेक करेंगे जो हमारा पैटर्न के हर एक कैरेक्टर की वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे सबस्ट्रिंग के कैरेक्टर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सारे कैरेक्टर मैच कर जाएंगे देन हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट अकर विद शिफ्ट एस। कितने शिफ्ट बाद हमारा पैटर्न अकर हुआ है उसका हम स्टार्टिंग इंडेक्स प्रिंट कर देंगे। क्लियर है। तो ये हमारा नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम इस तरीके पे वर्क करता है। तो ये एल्गोरिथम भी मैंने आपको समझा दिया है। अब इसका प्रोज और कॉन्स देखो, तो प्रोज और कॉन्स बाद में देखते हैं, पहले अब हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि कैसे वर्क करता है ये। ठीक है, बस क्वेश्चन क्या गिवन है, हमारे पास पैटर्न है, ठीक है, मतलब लार्ज स्ट्रिंग गिवन है ए बी ए बी ए, ठीक है, और पैटर्न क्या गिवन है, ए बी ए। सब स्ट्रिंग हमारे पास गिवन है और लॉन्गर टेक्स्ट भी हमारे पास गिवन है। अब इन दोनों में से देखो आप साइज इसकी ज्यादा है इसकी कम है, तो पहली कंडीशन जो ट्रू होगी, जो हमारी एन की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी हमारे एम के साथ। क्लियर है। अब इसमें हम दो चीजों का यूज करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन जो कि मैच को रिप्रेजेंट करेगा और एक zigzag लाइन होती है जो कि जिसका मतलब होता है नॉट मैच। अब हम क्या करेंगे, अपना शिफ्ट 0 मतलब हम शिफ्ट 0 पे अब हम चेक करेंगे। शिफ्ट 0 पे जब आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो ए पहला कैरेक्टर है वो तो मैच कर जाएगा। पहला कैरेक्टर मैच कर गया तो हम इन दोनों को आगे एक एक वैल्यू शिफ्ट करेंगे। इन दोनों का भी मैच कर जाएगा, देन इन दोनों को भी आगे एक एक वैल्यू शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे ए भी मैच कर गया। जैसे हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे जो टी वाले स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो क्या है, बी, और पैटर्न वाले या फिर सब स्ट्रिंग वाले की जो वैल्यू है वो क्या है, ए। तो ये बी और ए मैच नहीं करें, यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर जाएंगे। अब आगे की तरफ चेक करेंगे तो ए वाले से हमने कंपेयर कर लिया, अब हम बी की तरफ से स्टार्टिंग करेंगे कंपेयर करना। ठीक है, अब हम क्या करा, शिफ्ट करा, अभी हमने 1, यहाँ पे शिफ्ट हमने सिर्फ 0 करा था, अब शिफ्ट करा 1, तो अब हम 1 से चेक करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे तो पहला ही जो कैरेक्टर थे दोनों के वो मिसमैच हो गए। क्लियर है, मैच करे ही नहीं। तब हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट एक और शिफ्ट बढ़ाएंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सर्च करना। अब यहाँ पे शिफ्ट इज इक्वल टू हम 2 पे पहुंच गए, तो शिफ्ट 2 ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे ए मैच कर गया, बी भी मैच कर गया, लेकिन ये जो थर्ड कैरेक्टर था यहाँ पे बी था और यहाँ पे ए था, तो मिस मैच हो गया। अब हम अगेन अब शिफ्ट को आगे मूव करेंगे, अब हम इस बी से सर्च करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब ये रहा एस इज इक्वल टू 3, टी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये बी और ये यहाँ स्टार्टिंग में ही मिस मैच कर गया। जब यहाँ पे ही मिस मैच कर गया तब आगे तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, अगेन हम शिफ्ट को आगे बढ़ा देंगे, अब इस वाले बी से मैच करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। अब s इज इक्वल टू 4 पे, ठीक है, शिफ्ट हम कहाँ पे ले आए, 4 पर ले आए। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पर भी b है और यहाँ पे a है, ये दोनों ऑलरेडी हमारे डिफरेंट कैरेक्टर है, तो यहाँ पर भी मिसमैच क्रिएट हो गया। तब हम आगे करेंगे शिफ्ट को, अब हम यहाँ पहुंच जाएंगे a वाले पर। क्लियर है।
अब देखो, ये हम पहुंच गए ए वाले पर। अब यहाँ से जब हम चेक करना स्टार्ट करेंगे अपने पैटर्न को, ए वाला मैच कर गया, देन आपका बी वाला भी मैच कर गया, देन आपके ए मैच कर गए, देन अगेन आपके ए मैच कर गए। तो यहाँ पे जो हमारा पूरा पैटर्न था वो यहाँ पे मैच कर चुका है। ठीक है, हमारा सबस्ट्रिंग ये था और जो हमारे पास गिवन टेक्स्ट था वो ये था, और दोनों के जो पैटर्न था वो हमारे सबस्ट्रिंग के अंदर पता चल गया कहाँ पे लाई कर रहा है। तो एज अ रिजल्ट हमें क्या आउटपुट गिवन करना है, क्या आउटपुट देना है यहाँ पे, ये जो 5 इंडेक्स है इसकी स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है यहाँ पे 5 है। तो पैटर्न में मैच एट शिफ्ट एस इज इक्वल टू 5। तो कितने शिफ्ट के बाद आपका पैटर्न मैच करा, ये 5 शिफ्ट के बाद। क्लियर है, यहाँ पे लिख भी रखा है इज इक्वल टू 5, मतलब 5 शिफ्ट के बाद आपका पैटर्न यहाँ से मैच होना स्टार्ट हुआ है। तो ये पूरा आपको एज अ आउटपुट आपको लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग ऑफ n माइनस एम प्लस वन, एन हो गया आपका लार्जर टेस्ट की साइज, एम हो गया आपका पैटर्न या सबस्ट्रिंग, और +1। और वर्स्ट केस में बात करें कि मतलब आपका जो पैटर्न है कि लास्ट में ही फाइंड होगा, तो जैसे ये हमारा जो केस था वर्स्ट केस था कि हमारा जो पैटर्न था बिल्कुल लास्ट में जाके फाइंड हुआ, तो उस टाइम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ n इंटू एम। क्लियर है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं नैव एल्गोरिथम का। ठीक है, और जो कि मोस्ट और बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन नैव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो आपको अगर एग्जांपल के थ्रू पूछे तो आप यही एग्जांपल बता के आ सकते हो जो मैंने अभी आपको कराया। तो नैव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं कि इसके बेसिकली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। प्रोज क्या है कि वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, जो कि अभी आपने देखा बहुत ही ज्यादा सिंपल है इसको समझना भी और इसे इम्प्लीमेंट करना भी, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझा दिया। वर्क वेल व्हेन द पैटर्न आर शॉर्ट एंड टेक्स्ट इज नॉट टू लार्ज। ठीक है, ये जब किस एफिशिएंटली वर्क कब करता है, जब आपके पास जो गिवन टेक्स्ट है उसका जो साइज है वो स्मॉल हो और जो आपका पैटर्न है वो शॉर्ट हो, तब आपका यहाँ पे नेव एल्गोरिथम अच्छी तरीके से वर्क करता है। और कॉन्स क्या है, कैन बी वेरी स्लो स्पेशली इफ द पैटर्न अकर फ्रिक्वेंटली बट विद मिसमैच। ठीक है, जो आपका ये, लेकिन इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है, आपका पैटर्न तो फाइंड हो रहा है लेकिन एक कैरेक्टर मैच कर रहा है और दूसरा कैरेक्टर मिसमैच कर रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें पूरे कैरेक्टर को या पूरी स्ट्रिंग को हमें बार चेक करना पड़ जा रहा है बार बार कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। क्लियर है, अब इसी डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक नया स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम आता है, उसको हम देखते हैं। क्लियर है, अगर आपको देखो ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ना, एक्सप्लेनेशन आपको बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि कैसे वर्क कर रहा है नेव एल्गोरिथम, तो लाइक जरूर करना वीडियो को और कमेंट जरूर करना। क्लियर है, अब जो हमारा इसमें नेक्स्ट मैचिंग एल्गोरिथम है वो है हमारा रॉबिन कार्प एल्गोरिथम। और जो रॉबिन कार्प एल्गोरिथम है ये भी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, आपका AKTU 2021 में 22 और 23 में पूछा गया था। ठीक है, और रॉबिन कार्प एल्गोरिथम मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, तो इसे आप अच्छे तरीके से देख लेना। तो रॉबिन कार्प एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है ये देखो, इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें भी हम स्ट्रिंग को मैच करते हैं। ठीक है, किसके साथ, पैटर्न के साथ। हमारे पास एक गिवन टेक्स्ट होगा, साथ ही साथ एक सब स्ट्रिंग होगी, हम उस सब स्ट्रिंग की अकरेंस को फाइंड करेंगे गिवन टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, गिवन स्ट्रिंग के अंदर। द Rabin-Karp algorithm using hashing to find any set of pattern occurrence। तो लेकिन जो Rabin-Karp एल्गोरिथम है वो किस टेक्निक का यूज करता है, हैशिंग टेक्निक का यूज करके अकरेंस को फाइंड करता है। इंस्टीड ऑफ चेकिंग ऑल कैरेक्टर ऑफ द पैटर्न इट चेक है हैश वैल्यू। ये क्या करता है, हर एक कैरेक्टर को चेक नहीं करता है पैटर्न्स की, सिंपली क्या करेगा, उनकी हैश वैल्यू को उनकी हैश वैल्यू को फाइंड करेगा। ठीक है, हैश वैल्यू के बेस पर वो चेक करता है कि ये पैटर्न इसके अंदर लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पैटर्न इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर है, इट स्पेशली यूजफुल व्हेन यू नीड टू सर्च फॉर मल्टीपल पैटर्न्स इन अ सिंगल टेक्स्ट। तो आपका जो रॉबिन कार्प एल्गोरिथम है ये एफिशिएंटली वर्क कब करता है, जब आपकी सिंगल टेक्स्ट के अंदर ही या फिर गिवन टेक्स्ट के अंदर ही जो पैटर्न्स है वो मल्टीपल बार अकरेंस कर रहा है। क्लियर है, तब आपका ये एफिशिएंटली वर्क करता है वहां पर। अब इसका प्रोस एंड कॉन्स तो बाद में देखते हैं, पहले हम इसकी एल्गोरिथम समझते हैं, देन हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। क्लियर है, तो इसकी एल्गोरिथम से पहले एक चीज बताऊंगा, इसमें हमारा बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, एक होता है हमारा सुप्रियस हिट और एक होता है वैलिडेट। तो सुप्रियस हिट बेसिकली क्या करता है,
जहां पर आपकी हैश वैल्यू तो मैच कर जाती है, लेकिन जो हमारे कैरेक्टर होते हैं वो मैच नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे पास सबस्ट्रिंग के कैरेक्टर्स होते हैं वो मैच नहीं करते गिवन टेक्स्ट के साथ, लेकिन उनकी हैश वैल्यू मैच कर जाती है, तब वो जो आपकी हिट कहलाती है वो कहलाती है सुप्रियस हिट। और जब आपकी हैश वैल्यू के साथ साथ सारे कैरेक्टर्स भी मैच कर जाए सबस्ट्रिंग के, देन जो आपका हिट कहलाता है वो कहलाता है वैलिड हिट। तो आपको सुप्रियस हिट और वैलिड हिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसकी एल्गोरिथम देखो, इनिशियली कैलकुलेट द हैश वैल्यू ऑफ द पैटर्न, ठीक है। आपके पास जो पैटर्न गिवन होगा उसकी हैश वैल्यू आप क्रिएट करोगे, साथ ही साथ आपको एक कोशेंट की वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। अगर आपकी कोशेंट की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो आप कोई भी प्राइम नंबर को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब चलो, अब लाइट भी आ गई भाई, तो लाइट चली गई थी बीच में, अब देखते हैं आगे कैसे होता है। कैलकुलेट द हैश वैल्यू ऑफ द करंट सबस्ट्रिंग हैविंग लेंथ m। अब हम क्या करेंगे, हैश वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास करंट सबस्ट्रिंग गिवन है उसकी हैश वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इफ द हैश वैल्यू ऑफ द करंट सबस्ट्रिंग एंड द पैटर्न आर सेम, चेक इफ द स्ट्रिंग इफ द सेम एज द पैटर्न, ठीक है। मतलब इसका क्या होगा, जो आपने हैश वैल्यू निकाली सबस्ट्रिंग की वो मैच कर गई आपके पैटर्न की सबस्ट्रिंग के साथ, ठीक है। तब आप क्या करोगे, आपका जो हिट कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, वैलिड हिट कहलाएगा, क्योंकि आपका पैटर्न भी मैच कर गया, साथ ही साथ हैश वैल्यू भी मैच कर गई। इफ दे आर सेम, स्टोर द स्टार्टिंग इंडेक्स एज अ वैलिड आंसर, अदरवाइज कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट सबस्ट्रिंग, ठीक है। वही सिंपल सी जैसे हमने नेब एल्गोरिथम के अंदर करा था, जैसे ही हमारे पैटर्न फाइंड हो जाता है तो एज अ रिजल्ट हम उसके स्टार्टिंग इंडेक्स को आउटपुट प्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। अब स्टेप 3 का मतलब क्या है, अगर नहीं मिलता तो हम आगे सबस्ट्रिंग में फर्दर सर्च करना शुरू करते हैं। रिटर्न द स्टार्टिंग इंडेक्स एज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो आपको क्या रिटर्न करना है आंसर में, स्टार्टिंग इंडेक्स को रिटर्न करना है। तो ये एल्गोरिथम होती है सिंपल हमारी रॉबिन कार्प एल्गोरिथम की, ठीक है। अब इसका देखो रॉबिन कार्प का अब कैसे वर्क करता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको अब अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आपके पास क्या है, एक क्वोशंट गिवन होता है जिसकी वैल्यू में 11 है। अगर आपके पास नहीं गिवन होगी तो आप कोई भी प्राइम नंबर को एज्यूम कर सकते हो। हाउ मेनी वैलिड एंड सुप्रियस हिट फाउंड फॉर द गिवन टेक्स्ट एंड पैटर्न p इज इक्वल टू 26, ठीक है। आपके पास पैटर्न क्या है 2 6, ऐसे मानो ये दो सबस्ट्रिंग एक स्ट्रिंग्स है जिसके अंदर दो कैरेक्टर्स है, क्या 2 और 6 है। आपको क्या निकालना है, वैलिडेट फाइंड करना है और साथ ही साथ सुप्रिया सेट को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये गिवन टेक्स्ट था, हमने जो लिख लिया 3, फिर यहाँ पे 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3। आपके पास पैटर्न क्या है 2 6। तो पहला स्टेप क्या होता था, जो हमारे पास गिवन पैटर्न है उसकी हम क्या फाइंड करके क्या फाइंड कर ले, उसकी हैश वैल्यू फाइंड कर ले। तो p mod q, तो p mod q की तरह हम हैश वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो p मॉडुलस q करोगे तो 26 मॉडुलो 11 करोगे तब आपकी क्या आएगा 4 आएगा। मॉडुलस निकालना बहुत इजी होता है, सिंपल डिवाइड करो, रिमाइंडर जो वैल्यू होती है वही होती है, मॉडुलस कहलाती है, ठीक है। या फिर आप कैलकुलेटर के थ्रू भी डायरेक्ट मॉड्यूल वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसकी हैश वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 4 आ गई, ठीक है। अब हमें चेक करना है हर एक सबस्ट्रिंग को लेके। तो यहाँ पे हमारा एक सबस्ट्रिंग बना 3 1, तो 3 1 यहाँ बेसिकली पूरा ऐसे आपको इन दोनों को चेक नहीं करना है, दोनों को एक साथ लेके चेक करना है। यहाँ पे पूरा 3 1 मतलब 31, तो 31 मॉडुलो करोगे तो क्या आएगा 9 आएगा। तो यहाँ पे लेकिन हैश वैल्यू क्या आई 4 और यहाँ पे क्या आई 9, तो दोनों अलग आए, मिसमैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ गए तो यहाँ पे क्या है 1 4, 1 4 मतलब 14, तो 14 मॉडलो 3, अब 14 मॉडलो 11 करोगे तो अगेन वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, हैश वैल्यू से मैच नहीं करी, देन अब आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। अब हमारे पास क्या है 41, ठीक है। तो 41 मॉड 11 करोगे तब आपकी वैल्यू क्या आई 8 आई, 8 आई, अभी भी आपकी वैल्यू मैच नहीं करी हैश वैल्यू के साथ, तब हम आगे शिफ्ट करेंगे। आगे शिफ्ट करोगे तब अगेन आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे नेक्स्ट सबस्ट्रिंग बनेगा 15, तो यहाँ पे क्या बना नेक्स्ट सबस्ट्रिंग 15। अब 15 मॉड 11 करोगे तो आपके पास क्या आएगा 4 आएगा, 4 तो आ गया। अब देखो कैरेक्टर मैच कर रहा है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास जो पैटर्न था वो क्या था 2 6, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 5, तो कैरेक्टर तो मैच नहीं कर रहा पैटर्न का, लेकिन जो हैश वैल्यू थी वो मैच कर गया। तो अगर हैश वैल्यू मैच कर जाती है और कैरेक्टर मैच नहीं करता है पैटर्न का, तो कौन सा हिट होता है, सुप्रियस हिट कहलाता है, ठीक है। तो हमारा ये सुप्रियस हिट हो गया। ऐसे अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम कहाँ रहे 5 9 पे पहुंच गए, क्लियर है। अब ये 5 9 मतलब 59, 59 मॉड 11 करोगे तो अगेन आपका 4 आएगा, 4 आएगा, फिर 5 और 9 वापस आप देखोगे ये 2 6 मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये भी कौन सा हिट कहलाएगा आपका, सुप्रियस हिट कहलाएगा, क्लियर है।
अब अगेन आप इधर चेक करो, अब यहाँ पे क्या आ गया, आपने 5 9 चेक कर लिया, अब आगे बढ़ोगे तो 9 2 हो जाएगा। तो 9 2 मॉडलो 4 करोगे तो अब आपका 9 2 मॉडलो 11 करोगे तो अगेन क्या आएगी, आपकी वैल्यू 4 आएगी। 4 आई तो यहाँ पे लेकिन क्या है, 9 और 2 दोनों डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पे 2 और 6 था। तो ये भी आपका क्या हिट कहलाएगा, सुप्रियस हिट कहलाएगा। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब आगे की तरफ अगेन मूव करो तो 2 और 6 आया। ठीक है, अब 2 और 6 वापस चेक करो, ये रहा 2, ये रहा 6, इन दोनों का मॉडलो करोगे 11 के साथ तो वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। वैल्यू 4 आई और साथ ही साथ आप पैटर्न के साथ मैच करोगे तो पैटर्न का जो पहला कैरेक्टर था वो भी क्या था, 2, और दूसरे कैरेक्टर की वैल्यू क्या थी, 6। यहाँ भी क्या है, 2 और 6, मतलब दोनों जो पैटर्न था वो मैच करके, दोनों मतलब पैटर्न के अंदर जो दोनों कैरेक्टर थे वो इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर के साथ मैच कर चुके हैं। ठीक है, और जिसकी हैश वैल्यू भी मैच कर रही है तो ये किस टाइप की हिट होगी, हमारी वैलिडेट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैलिडेट फाइंड करते हो और सुप्रियस हिट फाइंड करते हैं। देन अब आगे इन सबका आप मॉडलो निकालोगे ना तो सबका डिफरेंट आएगा, कोई भी 4 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 3 सुप्रियस हिट निकले थे और एक वैलिड हिट निकला था। अब इसका सिंपल से देखो, मैंने डायरेक्ट करके दिखा दिया है क्योंकि पहले मैंने देखो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया। ठीक है, हर एक करके दिखाया, देन यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट निकाल के दिखा दिया। मतलब 65 का आप मॉडलो करोगे 11 के साथ तो आएगा 10, 53 का आप मॉडलो करोगे 11 के साथ तो आएगा 9, 30 फिर आप 35 का मॉडलो करोगे 11 के साथ तो आएगा 2, फिर आप 58 का मॉडलो करोगे 11 के साथ तो आएगा 3, 89 का 9 का मॉडलो करोगे 11 के साथ तो आएगा 1, 97 का मॉडलो करोगे आप 11 के साथ तो आएगा 9, 79 का मॉडलो करोगे आप 11 के साथ तो आएगा 2, और 93 का मॉडलो करोगे 11 के साथ तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो जो आपका पैटर्न फाउंड हुआ है, तो पैटर्न फाउंड आपका कहां पर हुआ है, जो वैलिडेट हुआ है, वैलिडेट कहां पे हुआ है वो देखो। तो जो आपका वैलिडेट हुआ था वो यहाँ पे 2 पे हुआ था, तो 2 की इंडेक्स क्या है, ये 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंडेक्स पे आपका क्या हुआ था, वैलिडेट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे वही एज अ रिजल्ट आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, लिख के आना पड़ेगा कि पैटर्न फाउंड एट शिफ्ट इज इक्वल टू एस। तो कितने शिफ्ट बाद आपका पैटर्न फाउंड हुआ था, 6 शिफ्ट के बाद हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी रॉबिन कार्प एल्गोरिथम वर्क करती है। जिस तरीके से मैंने आपको एल्गोरिथम समझाई उसी एल्गोरिथम पे मैंने ये आपको न्यूमेरिकल समझाया। ठीक है, क्वेश्चन समझाया, तो आपको रॉबिन कार्प एल्गोरिथम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और रॉबिन कार्प एल्गोरिथम ये इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, हर साल क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको वापस बोल रहा हूँ क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं होगी तो आप कोई भी प्राइम नंबर को एज्यूम करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो, लेकिन आपके पास पैटर्न गिवन होगा और साथ ही साथ आपके पास जो लार्ज टेक्स्ट है ये भी गिवन होगा। ठीक है, अब इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रोस है क्या क्या कॉन्स है इसके, वो भी हम देख लेते हैं। तो प्रोस क्या थे, फास्टर देन द नेव अप्रोच ऑन एवरेज। तो मैंने आपको जो बताया तो जो नेव अप्रोच था वो एक एक करके सारों को ट्रेवर्स कर रहा था, लेकिन रॉबिन कार्प एल्गोरिथम भी क्या है, आपका एक एक करके ट्रेवर्स को एक एक करके हर एक कैरेक्टर को ट्रेवर्स कर रहा था। लेकिन जो आपका नेव अप्रोच था वो केवल शॉर्ट स्ट्रिंग के पे वर्क करता था और जिसका पैटर्न की भी जो लेंथ है वो भी क्या हो, मिनिमम हो। लेकिन जो आपका रॉबिन कार्प एल्गोरिथम है ये लार्ज टेक्स्ट पे भी वर्क करता है। तो फास्टर देन मूव अप्रोच ऑन एवरेज, वेरी एफिशिएंट फॉर मल्टीपल पैटर्न सर्च एट वंस। ठीक है, तो वही जो उसका ड्रॉबैक था वो इसका प्रोज हो गया कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग के अंदर या टेक्स्ट के अंदर मल्टीपल पैटर्न अकरेंस हो रहे हैं तो उसको भी वेरी एफिशिएंटली ये सर्च करता है रॉबिन कार्प एल्गोरिथम। अब इसके कॉन्स क्या है ये देखो, रिक्वायर्ड अ गुड हैश फंक्शन टू अवॉइड फ्रीक्वेंट सुप्रियस हिट। आपको क्या करना पड़ता है, जो हैश फंक्शन आप इसको प्रोवाइड करते हो वो आपका अच्छा हैश फंक्शन मतलब गुड हैश फंक्शन होना चाहिए जिसके थ्रू आप सुप्रियस हिट कब से कब क्रिएट कर पाए। क्लियर है, द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी बैड एज नैब द एल्गोरिथम एज द नैब एल्गोरिथम इफ मैनी हैश कॉलिजन अकर। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो इसकी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आपकी सेम नेव एल्गोरिथम की तरह ही होती है, उससे भी बुरी होती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो हैश की जो हैश वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा कोलाइड कर जाते हैं, जो अभी हमने पीछे ही देखा था कितनी सारी हैश वैल्यू आ गई थी सुप्रियस हिट की। ठीक है, तो वो इसका मेन डिसएडवांटेज होता है। अब इसी को ओवरकम करने के लिए हम एक नेक्स्ट एल्गोरिथम पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। ठीक है, जिसे हम केएमपी एल्गोरिथम भी बोलते हैं, वो भी हम देखते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होती है, बिग ऑफ एन प्लस एम, और वर्स्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, बिग ऑफ एन इंटू एम। ठीक है, तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी है। अगर आपसे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछे जाए तो आप ये दोनों वैल्यू लिख के आ सकते हो। ठीक है, और आपसे अगर
थ्योरी में भी पूछा जाए, ठीक है, राबिन काप एल्गोरिथम, तो आपको ये एल्गोरिथम लिख के आनी, साथ ही साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बता देना ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल पाए, ठीक है। अब जो इसमें देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये मैचिंग एल्गोरिथम अगर आपने कर लिया ना, तो आपके एक क्वेश्चन तो यहाँ से 100% पक्के हैं, ठीक है, क्योंकि इन मैचिंग एल्गोरिथम में से एक क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेगा ही। तो ये मैचिंग एल्गोरिथम तो जरूर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। देखो आपका जो क्नुथ मॉरिस प्रैट एल्गोरिथम है, ये आपका AKTU 2021-22 में पूछा गया था, 23 में भी पूछा गया था और 24 में भी पूछा गया था। मतलब लगातार 3 सालों से ये पूछा जा रहा है, तो इस बार भी चांसेस है ये पूछा जा सकता है। तो नुथ मॉरिस प्रैट एल्गोरिथम इज एन एफिशिएंट स्ट्रिंग मैचिंग टेक्निक दैट अवॉइड अननेसेसरी कंपैरिजन बाय प्री प्रोसेसिंग द पैटर्न। तो बेसिकली जो आपका नुथ मॉरिस प्रैट एल्गोरिथम है, ये भी आपका स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम है, ठीक है, लेकिन ये एफिशिएंटली वर्क करता है। कैसे एफिशिएंटली वर्क करता है? ये अननेसेसरी जो कंपैरिजन होता है उनको डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है, उनको प्रोसेस करता ही नहीं है। जैसे अननेसेसरी कंपैरिजन में से अगर बताऊं आपको, तो रैबिन काप एल्गोरिथम के अंदर क्या था, जैसे हम दो स्ट्रिंग को ले रहे थे, उन दो स्ट्रिंग का हमने वैल्यू चेक करा, तो हम पहले वाली की तो नहीं कर रहे, लेकिन स्टार्टिंग से उसी से ही शुरू कर रहे हैं, तो हम पीछे वाली जो स्ट्रिंग थी, जो पीछे वाला कैरेक्टर था, उसको भी हम अगेन चेक करना पड़ रहा था। तो उस चीज को ये नहीं करता है, ठीक है। तो ये इसका मेन एडवांटेज होता है। It uses a partial match table or longest prefix that same as suffix to decide how much to the shift the pattern upon a mismatch। तो बेसिकली जो आपका नुथ मॉरिस प्रैट एल्गोरिथम है, कि किस चीज का यूज करता है? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स दैट सेम एज सफिक्स, मतलब LPS टेक्निक का यूज करता है, जो कि बेसिकली क्या करता है, बताता है आपको जैसे ही मिसमैच अकर हुआ तो हमें कितना शिफ्ट करना है पैटर्न में, ठीक है। कौन बताता है आपको? LCS बताता है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स दैट सेम एज सफिक्स। अब ये प्रीफिक्स और सफिक्स का क्या मतलब है वो भी हम एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास पैटर्न गिवन है, ठीक, ABCDABC। अब इसका प्रीफिक्स क्या होता है? स्टार्टिंग से हम सब स्ट्रिंग फाइंड करना शुरू करेंगे। पहले A आएगा, AB आएगा, ABC, ABCD, देन ABCDA। अब इसका सफिक्स क्या होता है? मतलब एंड से हम पैटर्न शुरू करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सब स्ट्रिंग क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? C, फिर आपका BC, फिर IABC, फिर DABC, फिर CDABC। तो आप देखो यहाँ पे पैटर्न आपको फाइंड कर गया, प्रीफिक्स और सफिक्स पे भी कौन सी वैल्यू पे? थर्ड इंडेक्स पे ABC। तो इस तरीके से हमारा LCS वर्क करता है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स दैट सेम एज सफिक्स। तो ये प्रीफिक्स का मतलब हो गया, ये सफिक्स का मतलब हो गया, ठीक है। अब LCS को हम एक और चीज बोलते हैं जिसे हम पाई टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। आपने पाई टेबल को ही सुना होगा, ज्यादातर LCS कम ही सुना होगा। तो पाई टेबल हमें क्रिएट करना पड़ता है। अब पाई टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो देखो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, या तो आपको जो KMP एल्गोरिथम में लिखने के लिए आ जाए और साथ ही साथ एक क्वेश्चन दे दे, या फिर आपको सिंपल एक क्वेश्चन गिवन होगा, आपको कहेगा इसका पाई टेबल क्रिएट करके दिखाओ, ठीक है। अब पाई टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो इंपॉर्टेंट, तो आप इसे जरूर अच्छे तरीके से देख लेना। अभी अब देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं पाई टेबल का, देन आपको मैं इसके एग्जांपल समझाता हूं। इन दो पैटर्न के लिए हम पाई वैल्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपके पास ये सिंपल पैटर्न गिवन होगा, पहले तो आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन होगी, उसके रिगार्डिंग पैटर्न गिवन हो गया, सब स्ट्रिंग गिवन होगा, ठीक है। अब इसकी हमें पहले स्टार्टिंग स्टेप्स क्या होता है? पाई वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है, या फिर जिसे हम लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स दैट सेम एज सफिक्स, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड करते हैं वो देखो, आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, आप पहले ऊपर नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आपने क्या करा, और यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। आपने क्या करा, ऊपर सबको इंडेक्स गिवन स्टार्ट कर दिया, कहाँ से लेकर 1 से लेकर 10 तक लिख दिया। अब देखना आपको A पहली बार करंट हो रहा है तो इसके नीचे 0 लिख दो, B आपका पहली बार करंट हो रहा है तो यहाँ पे भी 0 लिख दो, C आपका पहली बार करंट हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या लिख दो? 0 लिख दो। डी आपका पहली बार करंट हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या लिख दो? 0 लिख दो। 0 क्यों लिख दो? क्योंकि अभी डी इससे पहले कभी भी आकर मतलब इससे पहले कभी भी जनरेट नहीं हुआ था। अब यहाँ पे देखो ए, लेकिन उससे पहले भी ए आ चुका है, तब ए पे यहाँ पे हमें क्या वैल्यू लिखनी है? इसकी जो ऊपर इंडेक्स है क्या है वैल्यू? 1, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ऐसी बी पे ऊपर इंडेक्स क्या है वैल्यू उसकी? 2 लिख दिया। ई आपका पहली बार अकरेंस हो रहा है तो यहाँ पे 0 आएगा। ए आपका यहाँ पे कितनी बार अकरेंस हुआ है? दोबारा अकरेंस हुआ है तो यहाँ पर भी अगेन स्टार्टिंग वैल्यू आएगी ए की, क्या है आपकी? 1, ठीक है।
बी आपका दोबारा करेंस हुआ है, तो यहाँ पे बी की वापस जो स्टार्टिंग इंडेक्स थी क्या थी 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। एफ आपका पहली बार अकरेंस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, सिंपल 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम पाई टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो पाई टेबल क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, पहले आप पाई टेबल क्रिएट करना सीखो। अभी एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, इसको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने आपको पहले स्टेप क्या बताया, ऊपर नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 और 5। अब वापस चेक करो, ए आपका पहली बार अकरेंट हुआ है तो यहाँ पे 0 आएगा, बी भी आपका पहली बार अकरेंट हुआ है तो यहाँ पे 0 आएगा, ए यहाँ पे दूसरी बार अकरेंट हुआ है क्योंकि इससे पहले भी ए आ चुका है, तो यहाँ पे क्या है, इसकी स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख दो सिंपल। ठीक है, यहाँ पे सी पहली बार अकरेंट हुआ है तो 0। अब ये बी है, बी ऑलरेडी एक बार आ चुका है और उसके इंडेक्स की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लिख दो 2। तो ये हो गया हमारा दूसरे पाई टेबल क्रिएट। ठीक है, तो इस तरीके से हम पाई टेबल क्रिएट करते हैं और पाई वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो ये दोनों आपको जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं पाई टेबल के, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कि पाई टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। अब वही सेम एग्जांपल यहाँ पे देखो, ए बी सी डी, ए बी ई ए बी और एफ था। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया था ऊपर हमने क्या करा, सिंपल नंबरिंग कर ली 1 से लेकर यहाँ पे 10 तक डाल दिए जितने हमारे पास कैरेक्टर्स थे। फिर ए पहली बार आया था 0, बी भी पहली बार आया था 0, सी भी पहली बार आया था 0, डी भी पहली बार आया था 0। फिर ए पे 1 क्यों लिखा, क्योंकि ए हमारा ऑलरेडी एक बार आ चुका है जिसकी इंडेक्स की वैल्यू क्या है 1। फिर ऐसी बी हमारी की इंडेक्स की वैल्यू क्या है 2, ई की इंडेक्स की वैल्यू क्या है 0। क्योंकि ए ई जो है हमारा पहली बार अकरेंट हुआ है, ए हमारा वापस स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू क्या है 1, बी ये रहा स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे 2 आ गया। एफ ये रहा, एफ पहली बार अकरेंट हुआ तो वैल्यू क्या आ गई, सिंपल 0 आ गई। ऐसी अब हम P2 की वैल्यू निकालेंगे। P2 की कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है वैसी, तो ए बी ए बी फिर सी ए है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, ए बी पहली बार अकरेंस हुआ तो 0 0, ए आपका क्या आया, आपका दोबारा अकरेंस हुआ है, उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। ऐसे आपका बी आया, यहाँ पे बी है जो आपका और दूसरी बार मतलब पहली बार अकरेंट हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आपने 2 लिख दी। फिर यहाँ पे ए आया, ए की वैल्यू यहाँ पे हमने 3 इसलिए लिखी है क्योंकि ए यहाँ पे था ऑलरेडी। ठीक है, और ए के बाद बी देन आपका ए आया था। ठीक है, यहाँ पे सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो गया, दोबारा पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो गया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दी। फिर यहाँ पे बी है, ठीक है, यहाँ भी ए बी था, फिर ए बी दोबारा पैटर्न रिपीट हो गया, तो इस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 आएगा, नॉट 2, गलती हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा 4 आ गया। फिर यहाँ पे सी है और ए है, सी ए बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 और ए हमारा दोबारा मतलब अगेन अकरेंस हुआ है, तो उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स जो वैल्यू थी मतलब ए की जो ऊपर वैल्यू थी इंडेक्स की वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपको P2 वाला अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अब समझ में आया होगा। जहां पर भी आपका मैचन रिपीट हो जाए तो उधर आपको आगे वाली अपडेटेड वैल्यू मतलब अपडेटेड इंडेक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, और जैसे ही डिफरेंट आया, डिफरेंट पैटर्न रिपीट मतलब डिफरेंट पैटर्न या फिर डिफरेंट स्ट्रिंग क्रिएट हो रही है, तब आपको स्टार्टिंग जो वैल्यू होगी इंडेक्स की वो लिखनी है। तो आपको पैटर्न 1 और पैटर्न 2 क्लियर हुआ होगा कि पैटर्न 1 में कैसे हमने एलपीएस मतलब पाई टेबल क्रिएट करा और पैटर्न 2 में हमने कैसे पाई टेबल क्रिएट करा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखो कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि मेन चीज तो क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हम आसानी से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, ए बी सी ए बी सी ए बी ए बी ए बी ए टी। ठीक है, लास्ट में डी है और पैटर्न में क्या दे रखा है, सब स्ट्रिंग ए बी और डी दे रखा है। अब इसकी पाई टेबल सिंपल क्रिएट करेंगे वैसे जैसे मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 ऊपर लिखा, ए पहली बार 0, बी पहली बार 0, ए आया हमारा वैल्यू क्या हमारी 1, बी हमारा दोबारा आया वैल्यू क्या हमारी 2। अगेन मान लो अगर यहाँ पे वापस ए होता वापस बी होता तब वहां पे जो ए की वैल्यू आती वो आती 3 और यहाँ पे जो बी की वैल्यू आती वो आती 4। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। एक बार वापस मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है पैटर्न 2 वाले में कंफ्यूज हो गया, तो एक बार मैं वापस आपको क्लियर कर देता हूँ कि वो क्या वैल्यू थी। जैसे यहाँ पे पैटर्न मान लो हमारे पास क्या गिवन था, ए था देन बी था फिर ए था फिर यहाँ पे बी था। ठीक है, और यहाँ पे मान लो फिर यहाँ पे अगेन हमें क्या दे दिया, ए बी और ए बी फिर डी दे दिया, ऐसा मान लो कुछ ऐसा पैटर्न गिवन है। ठीक है, ए बी और डी दे दिया मान लो। अब इसकी मुझे पाई टेबल क्रिएट करनी है तो कैसे करूंगा, तो पहली बार ए 0 आया था, ये भी पहली बार आया 0, यहाँ पे ऊपर नंबर डाल दे 1 2 3 4 5 6 7 डाल दिया। ठीक है, अब ए हमारा दोबारा अकरेंट हुआ तो उसकी इंडेक्स की वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिख दिया। बी हमारा दोबारा अकरेंस हुआ तो उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब ए अगेन अकरेंस हो गया मतलब ए भी आया फिर अगेन ए भी आ गया। ठीक है, तब हमें इधर ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3, ये अपर वाली वैल्यू, यहाँ पे हमने क्या लिख दी 3 लिख दी। अब यहाँ पे क्या है बी हमारा दोबारा आ गया मतलब ये वाला पैटर्न बना, ए बी बना था सबस्ट्रिंग, दोबारा ए बी सबस्ट्रिंग हो गया, तो इस वाली बी की जो वैल्यू है इंडेक्स वैल्यू वो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और डी पहली बार अकरेंस हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्लियर
क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इस पाई टेबल को क्रिएट करते हैं जब हमारे पास जो सबस्ट्रिंग है वो मल्टीपल बार आकरेंस करे। ठीक है, तो ये पाई टेबल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि कैसे हम इसे क्रिएट कराएं। ठीक है, तो आपको वो पैटर्न 2 अब समझ में आ चुका होगा। तो ये पैटर्न देखो, हमने यहाँ पे क्या करा, पाई टेबल इसकी क्रिएट कर ली। अब स्टेप स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमने क्या करा, पहला स्टेप क्या होता है, आई इजिकल टू 1 और जे इजिकल टू 0। हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक आई और एक 0। आई को हम 1 से शुरू करते हैं, जे को हम 0 को शुरू करेंगे। तो आई हमारा जो मेन स्ट्रिंग गिवन होगा वहां पे आई इजिकल टू 1 और जे हमारा ये रहा 0। यहाँ पे हमारा क्या है, ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं। और जे हमारा भी 0 से शुरू हो रहा है। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर क्या करेंगे, कंपेयर आई एंड जे प्लस 1 इफ मैच देन मूव आई एंड जे टू राइट। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे जो हमारी आई की वैल्यू और जे प्लस वन मतलब ये वाली वैल्यू, अगर ये दोनों मैच कर गए तो हम आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो आई की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, ए है, और जे की वैल्यू भी क्या है, यहाँ पे ए है। तो दोनों मैच कर गए तो मतलब आई इंक्रीमेंट हो जाएगा बी पर और जे इंक्रीमेंट होकर पहुंच जाएगा ए पर। ठीक है, तो हो गया पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट। अब आई की वैल्यू हमारे यहाँ पर है, बी पर है, और जे की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए पर है। तो आई की वैल्यू बी और जे प्लस 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, बी। बी मैच करके तो अगेन हम मूव करेंगे राइट की तरफ, आई को इंक्रीमेंट करेंगे और जे को इंक्रीमेंट करेंगे। तो अब आई हमारा पहुंच जाएगा इस वाले ए पर और जे हमारा पहुंच जाएगा इस वाले बी पर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कैसे वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ पे पहुंच गए आई इक्वल टू 3 पर और जे ये रहा हमारा 2 पर। अब आई की वैल्यू तो ए है और जे प्लस 1 की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, ए है। ठीक है, तो ए मैच करके अगेन हम आई को मूव करेंगे और जे को मूव करेंगे। अब आई हमारा बी पर पहुंच जाएगा और जे हमारा ए पर पहुंच जाएगा। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप फिर क्या होगा, जो कि मैंने आपको बताया, आई हमारा बी पर पहुंच गया, जे हमारा ए पर पहुंच गया। अब आई की वैल्यू बी है और जे प्लस 1 की वैल्यू भी क्या है, बी आई। अगेन मैच कर गया, आई हमारा सी पर पहुंच जाएगा और जे हमारा बी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैच करती हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, आई को इंक्रीमेंट करना और जे को इंक्रीमेंट करना है। तो आई हमारा सी पर पहुंच गया और जे हमारा बी पर पहुंच गया। आई की वैल्यू क्या है, सी, और जे प्लस 1 की वैल्यू क्या है, डी। तो यहाँ पे क्या आ गया, मिसमैच आ गया। मिसमैच आ गया तो हमें जे को किस इंडेक्स पे ले जाना है, उस इंडेक्स पे ले जाना है जो यहाँ पर उसकी पाई वैल्यू है। तो यहाँ पे बी की पाई वैल्यू क्या है, 2। तो ये 2 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो जे अब हमारा कहाँ पे पहुंच जाएगा, इस वाली वैल्यू पे पहुंच जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आई की वैल्यू सी है और जे प्लस 1 की वैल्यू क्या है, डी है, जो कि क्या फॉर्म हुआ, मिसमैच फॉर्म हुआ। देन मूव टू इंडेक्स जे ऑफ पाई वैल्यू एट 2। ठीक है, आई एग्जिस्ट एट सेम प्लेस। आई आपका कहीं भी मूव कर नहीं करेगा, आई जहां पर है वहीं पर ही रहेगा। आई आपका कहीं नहीं मूव करेगा, आई जहां पर है वहीं पर ही रहेगा। मतलब आई यहाँ पे आपका कहां पर है, सी पर है, तो आई एज इट इज आपका सी पर रहेगा। बस आपका जे कहां पहुंच जाएगा, बी वाले पर पहुंच जाएगा, मतलब इंडेक्स 2 पर पहुंच जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो आई की वैल्यू क्या है, सी, और जे हमारा कहां पहुंच गया, 2 पर पहुंच गया, मतलब बी पर पहुंच चुका है। तो जे प्लस 1 यहाँ पे क्या है, ए, और आई की वैल्यू क्या है, सी। अगेन मिसमैच हो गया, तो हम वापिस इस बी की जो वैल्यू है पाई, उस इंडेक्स पे जाना है हमें। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, 0, तो अब हम यहाँ पे 0 इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आई इक्वल टू सी और जे प्लस 1 की वैल्यू क्या है, ए, मिसमैच फॉर्म हुआ। देन मूव टू इंडेक्स जे ऑफ पाई वैल्यू एट 0। आई एग्जिस्ट एट सेम प्लेस। आई कहीं नहीं मूव होगा, आई जहां पर है वहीं पर ही रहेगा अगर कोई भी मिसमैच फॉर्म होता है। ठीक है, तो आई आ गया हमारा 5 पर, लेकिन यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, अब जे की वैल्यू 0 है तो जे से तो अब हम कहीं मूव पीछे कर नहीं सकते। ठीक है, और हम जे प्लस 1 पे देखें तो जे प्लस 1 पे वैल्यू क्या है, ए, और सी और ए मैच नहीं करता। सी और ए मैच नहीं करता तो हमें पता चलता है मूव करना पड़ता है पीछे की तरफ। लेकिन अब हम जे को इससे ज्यादा पीछे तो ले जा नहीं सकते, तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, आई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो आई हमारा कहां पहुंच जाएगा, ए पर पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका जे 0 इंडेक्स पर पहुंच जाए, ठीक है, तब उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। कब इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, जब जे प्लस 1 और आई की वैल्यू मैच ना करे। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिख भी रखी मैंने, सिंस जे एट 0 नो मूव फर्दर बैकवर्ड सो मूव आई टू राइट, मतलब आई प्लस प्लस। ठीक है, अब आई हमारा कहां पर पहुंच चुका है, ए पर पहुंच चुका है। देखो वही बात यहां लिख रखी है, आई हमारा कहां पहुंच गया, ए पर पहुंच चुका है, और जे प्लस 1 की वैल्यू भी क्या है, ए है, तो वापिस मैच कर गया, मूव आई और मूव जे, मतलब एक आई इधर बी पर पहुंच जाएगा और जे आपका ए पर पहुंच जाएगा। ठीक है, आई आ गया आपका बी पर और जे आ गया आपका ए पर, तो आई की वैल्यू क्या है, बी, और जे प्लस 1 की वैल्यू भी क्या है, बी। अगेन मैच कर गया तो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे आपके आई और जे दोनों। तो आई आपका पहुंच जाएगा सी पर और जे आपका पहुंच जाएगा बी पर। ठीक है, अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, सी, और जे प्लस 1 की वैल्यू क्या है, ए,
तो यहाँ पे मिसमैच फॉर्म हुआ, मिसमैच फॉर्म होती हमें किधर जाना है, जो हमारी इंडेक्स की वैल्यू है। तो यहाँ पे पाई वैल्यू क्या है 0, तो उस इंडेक्स पे पहुंच जाओ, तो यहाँ पे हम 0 पे वापस पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे लिख रखा है मिसमैच मूव जे टू इंडेक्स जे ऑफ पाई वैल्यू एट 0, आई एग्जिस्ट एट सेम प्ले, आई कहीं नहीं रहेगा, आई एज इट इज वहीं पर रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो आई की वैल्यू क्या है सी है और जे की वैल्यू क्या है 0। पहले चेक करो जे प्लस वन क्या है ए और सी मैच करा, नहीं करा, तब हम क्या करेंगे आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई अब हमारा ए पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही लिखा है नो सिंस जे एट 0 नो मूव फर्दर बैकवर्ड सो मूव आई टू राइट, मतलब आई प्लस प्लस, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम ए पर पहुंच चुके हैं अब यहाँ पे ए है और जे प्लस वन ए आएगा, तो यहाँ पे अब रिपीट करना मतलब मैच करना शुरू करेगा कैरेक्टर। अब कैसे होगा वो देखो, देखो अब आपके पास ये स्ट्रिंग बची सिंपल, ठीक है। ये रहा आपका ए और जे प्लस वन की वैल्यू भी क्या है ए मैच कर गया, आई भी इंक्रीमेंट हो गया, जे भी इंक्रीमेंट हो गया, आई पहुंच गया बी पर और जे पहुंच गया ए पर, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या है बी और जे प्लस वन की वैल्यू भी क्या है बी, तो दोनों मैच करके अगेन मूव करेंगे हम राइट की तरफ, मतलब आई आपका मूव करेगा राइट की तरफ, जे भी आपका मूव करेगा राइट की तरफ। अब आई आपका पहुंच जाएगा ए पर और जे आपका पहुंच जाएगा बी पर, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है ए और जे प्लस वन की भी वैल्यू क्या है यहाँ पर ए, तो अगेन मैच कर गया, तो मूव राइट आई एंड जे, ठीक है। तो मूव करेंगे अगेन, मूव करेंगे आई और जे को किस तरफ, राइट की तरफ। अब आई आपका पहुंच जाएगा बी पर, जे आपका पहुंच जाएगा ए पर, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है बी और जे प्लस वन की भी वैल्यू क्या है बी, अगेन मैच करके मूव करेंगे राइट आई एंड जे, ठीक है। आई वैल्यू वापस इंक्रीमेंट होके पहुंच जाएगा ए पर, जे आपका पहुंच जाएगा बी पर। अब आई की वैल्यू क्या है ए और जे प्लस वन की वैल्यू क्या है डी, मिसमैच हुआ, तब हम पाई वैल्यू देखेंगे बी की क्या है 2, उस इंडेक्स पे पहुंच जाना हमें, तो अब जे पहुंच जाएगा अगेन किस पर, बी वाले पर पहुंच जाएगा। क्लियर है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे वर्क कर रही है एल्गोरिथम, ठीक है। मैं आपको देखो पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से इसे समझ में आ जाए। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जे आपका पहुंच गया 2 पर, यहाँ पे देखो जे आपका पहुंच गया 2 पर। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो आई की वैल्यू क्या थी वो थी ए और जे प्लस वन की वैल्यू भी क्या है ए आया, मैच कर गया, मूव करेंगे राइट आई एंड जे, मतलब आई आपका शिफ्ट होकर पहुंच जाएगा बी पर और जे आपका शिफ्ट होकर पहुंच जाएगा ए पर, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है बी और जे प्लस वन की वैल्यू भी क्या है बी, आई और बी मतलब आई और जे मैच कर गए, तो राइट आई एंड जे, मतलब आई भी आपका इंक्रीमेंट होके पहुंच गया डी पर और जे आपका इंक्रीमेंट होके पहुंच गया बी पर, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या है डी और जे प्लस वन की वैल्यू क्या है यहाँ पे डी, मतलब पूरा हमारा पैटर्न यहाँ पे फाइंड हो चुका है ए और बी डी, ठीक है। ये रहा हमारा पैटर्न ए बी डी, क्योंकि जे प्लस वन की वैल्यू भी क्या आई डी आई, और जैसे ही हमारे जे प्लस वन की वैल्यू डी आई, मतलब ये पूरा पैटर्न फाइंड हो गया। अब आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो आई क्या हो जाएगा आउट ऑफ बॉन्ड हो जाएगा, और जे तो आपका रहेगा लेकिन आई आपका आउट ऑफ बॉन्ड हो जाएगा। जैसे ही कोई भी वैल्यू आउट ऑफ बॉन्ड हो जाए, जैसे आपका जो मेन स्ट्रिंग की वैल्यू जो है आई की वैल्यू आउट ऑफ बॉन्ड हो जाए, आपको रुक जाना है, ठीक है। आपका मतलब काम हो चुका है, आपने पैटर्न फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो आई इजिकल टू क्या है डी, जे प्लस वन की वैल्यू क्या है डी, मैच मूव राइट आई एंड जे एंड आई मूव टू आउट ऑफ साइज स्टॉप इट। आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, आई जो है आपका आउट ऑफ बाउंड मूव कर चुका है, आपको सिंपल यहाँ करना है स्टॉप कर जाना है, ब्रेक कर जाना है, ठीक है। तो आपका जो लॉन्गेस्ट पैटर्न फाइंड हुआ वो क्या आया ए बी डी, कौन से इंडेक्स से फाइंड हुआ आपका 11 से स्टार्ट हुआ था और 15 पे एंड हुआ है। तो आपको रिजल्ट में आपको क्या देना है एज अ आउटपुट, आपको स्टार्टिंग इंडेक्स फाइंड करके देनी है, ठीक है। लेकिन आपको पूछा जाए तो पूरा स्टेप समझा के आना भाई लास्ट में, और ये जरूर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका केएमपी एल्गोरिथम है आपको अच्छी तरीके से समझ में आओगे। देखो मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया ताकि मैं आपको बढ़िया से समझाता हूँ। मैं भी चाहता तो सिंपल एक पाई टेबल क्रिएट करता, उसी एक पाई टेबल में ही आपको सारी चीजें समझा देता, लेकिन मेरे को आपको अच्छी तरीके से समझाना था, हर एक स्टेप को करके दिखाना था कि कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। अब इसकी एल्गोरिथम देखो, एल्गोरिथम भी सिंपल सी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको जो स्टेप में लिखवाया है सेम वही चीज मैंने एल्गोरिथम में लिखी है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे पाई टेबल को, टेक करेंगे दो वेरिएबल, कौन कौन से आई एंड जे, स्टार्ट करेंगे आई इज इक्वल टू 1 से और जे इज इक्वल टू 0 से, चेक करेंगे आई एंड जे प्लस 1 को, अगर मैच कर गया मूव करेंगे आई एंड जे को राइट की तरफ, अगर मैच नहीं करा मूव करेंगे जे को किस पर, जो पाई वैल्यू है उसके इंडेक्स पर, ठीक है। अगर आपकी जे की वैल्यू 0 हो गई दैट मूव फर्दर बैकवर्ड, सो मूव आई राइट टू आई प्लस प्लस, मतलब हम अगर हमारा जे 0 पर पहुंच गया और अगर मैच नहीं हुआ, मिसमैच अगेन भी क्रिएट हो रहा है, तब हमें सिंपली आई को
आई को शिफ्ट करना पड़ेगा आगे की राइट की तरफ, ठीक है, मतलब आई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, सिंपल। फिर रिपीट स्टेप अंटिल यू फाइंड द लॉन्गेस्ट पैटर्न। आपको ये रिपीट, अब जो सारे स्टेप्स है रिपीट करते हुए चलना है, कब तक, जब तक आपको आपका लॉन्गेस्ट पैटर्न फाइंड ना हो जाए। तो ये इसकी एल्गोरिथम थी, सिंपल सी, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल लिया उसी एग्जांपल के बेस पर मैंने सेम एल्गोरिथम ये लिखा है, ठीक है। और देखो एल्गोरिथम को ना आप अपने वर्ड्स में लिख के आ सकते हो, ठीक है, क्योंकि एल्गोरिथम यार आप हम किस में लिखते हैं, सिंपल अपने जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसी में तो लिख के दिखाएंगे एल्गोरिथम को। तो एल्गोरिथम को आप इस लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो सर्च करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ n, और टेबल क्रिएट करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होता है m। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई, बिग O ऑफ m प्लस n आ गई। क्लियर है, तो ये होती है इसकी सिंपल सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि KMP एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है, उसकी एल्गोरिथम क्या होती है, ठीक है, और उसके न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको KMP एल्गोरिथम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यार कमेंट जरूर करना, ठीक है, क्योंकि कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। अब हमारे इसमें जो नया लास्ट मैचिंग एल्गोरिथम बच जाती है वो होती है स्ट्रिंग मैचिंग विद फाइनाइट ऑटोमेटा। तो जो आपकी स्ट्रिंग मैचिंग विद फाइनाइट ऑटोमेटा है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में अभी तक इतना पूछा नहीं गया है। अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। क्या होता है ये देख लेते हैं। These string matching are very efficient to examine each text character exactly one, hence time complexity big O of 1। मतलब जो आपकी ये जो स्ट्रिंग मैचिंग विद फाइनाइट ऑटोमेटा एल्गोरिथम है ये आपकी मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम है। क्यों, क्योंकि ये जो बिग, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग O ऑफ n, मतलब लीनियर टाइम के अंदर ही आपको ये मैच मतलब पैटर्न फाइंड करके दे देता है। क्यों, क्योंकि ये हर एक कैरेक्टर को क्या करता है, एग्जामिन करता है, ठीक है। अब किस पे वर्क करता है आपका, बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा आपने ऑलरेडी टफल में पढ़ा होगा, ठीक है। उसके अंदर आपने 2 पढ़े होंगे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। जिसके लिए आप क्या करते थे, आपके पास सिंपल लैंग्वेज होती थी, उसके रिगार्डिंग आप मशीन को क्रिएट करते थे। तो यहाँ पे आपके पास एक टेक्स्ट गिवन होगा, उस टेक्स्ट के रिगार्डिंग आप क्या करोगे, फाइनाइट ऑटोमेटा को क्रिएट करोगे, देन उस पैटर्न को उसके अंदर फाइंड करोगे। क्लियर है, तो ये सिंपल सा वर्क होता है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा का, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, बेसिकली आइडिया ऑफ दिस अप्रोच इज टू बिल्ड फाइनाइट ऑटोमेटा टू स्कैन टेक्स्ट फॉर फाइंडिंग ऑल अकरेंस ऑफ पैटर्न पे, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था वही बात यहाँ पे लिख रखी है। अब फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर कितने टपल्स होते हैं आपको पता है, टोटल 5 टपल्स होते हैं। क्या होता है, एक होता है आपका क्यू, फिर सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट और एफ। क्यू की वैल्यू क्या होती है, सेट ऑफ स्टेट होता है, सिग्मा क्या होता है, सेट ऑफ अल्फाबेट होता है, डेल्टा क्या होता है आपका ट्रांजिशन फंक्शन या ट्रांजिशन मैपिंग, और क्यू नॉट आपका क्या होता है, इनिशियल स्टेट होता है, और एफ आपका बेसिकली क्या होता है, फाइनल स्टेट होता है। क्लियर है, तो आपको पता है टोटल 5 टप्पल होते हैं और 5 टप्पल्स आप इस तरीके के लिख के आ सकते हो, ठीक है। अब सिंपल से देखो, आपके पास एक पैटर्न था और टेक्स्ट गिवन था। पहले आप क्या करोगे, इस टेक्स्ट के रिगार्डिंग आपको एक फाइनाइट ऑटोमेटा क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उस पैटर्न को आपको उसके अंदर बैच करके दिखाना पड़ेगा। और ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा क्रिएट करना है या मशीन क्रिएट करना है, ठीक है, ये डिजाइन करना ऑलरेडी आपने टफल में सीखा होगा, तो आप आसानी से इसे क्रिएट कर लोगे। और ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, तो आप इसे केवल समझ सकते हो, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है, और ये पता कर लेना कि इसके अंदर ये 5 टपल्स होते हैं, 5 टपल्स को देख लेना एक बार अच्छे से, और ये एग्जांपल जो मैंने अभी ये बताया उसको अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। तो स्ट्रिंग मैचिंग विद फाइनाइट ऑटोमेटा यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज करके स्ट्रिंग मैच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी सारी एल्गोरिथम थी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, वो सारी कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको चारों टाइप्स के एल्गोरिथम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझा दिए हैं, सबके एल्गोरिथम्स भी बता दिया है, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया भी होगा। अब जो हमारा यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है वो होता है थ्योरी ऑफ एनपी कंप्लीटनेस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरी ऑफ एनपी कंप्लीटनेस के अंदर आपके पास 4 चीज होती है, पी प्रॉब्लम होता है, एनपी प्रॉब्लम होता है, एनपी हार्ड होता है और एनपी कंप्लीटनेस होता है, एनपी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये चारों आपको एनपी कंप्लीटनेस के अंदर लिख के आना पड़ेगा जब आपसे पूछे एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ एनपी कंप्लीटनेस, ठीक है। अब बेसिकली पी प्रॉब्लम क्या होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपका AKT 2023-24 में पूछा भी गया था लॉन्ग क्वेश्चन में। अब पी प्रॉब्लम क्या होता है, P is a set of problem that can be solved in polynomial time using deterministic algorithm। तो P से मतलब क्या है, polynomial time, मतलब वो प्रॉब्लम जिन्हें आप सॉल्व कर पा रहे हो polynomial टाइम में, किसका यूज करके, डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम का यूज करके। तो उस टाइप की प्रॉब्लम आपकी क्या कहलाती है, P प्रॉब्लम कहलाती है, ठीक है। द सॉल्यूशन टू पी प्रॉब्लम इज इजी टू फाइंड, ठीक है। पी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत ही आसान होता है।
पी जो आपके पी प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, वो आपके सॉल्यूबल भी होते हैं, साथ ही साथ ट्रैक्टेबल भी होते हैं। ट्रैक्टेबल मतलब क्या होता है, उन्हें आप प्रैक्टिकल में भी सॉल्व कर सकते हो एज वेल एज थ्योरी में भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये मतलब होता है आपका ट्रैक्टेबल का। और इनट्रैक्टेबल का मतलब क्या होता है, आप उन्हें थ्योरी के अंदर तो सॉल्व कर सकते हो लेकिन प्रैक्टिकली उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब होता है इंट्रैक्टेबल का और ये होता है आपका ट्रैक्टेबल का। तो आपको ये पी प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अब इसका एग्जांपल ले तो मर्ज शॉर्ट है आपका पी प्रॉब्लम का एग्जांपल, ठीक है। तो ये पी प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा आपको। अब जो इसमें नेक्स्ट होता है वो होता है हमारा एनपी क्लास, ठीक है। एनपी क्लास मतलब क्या हो गया, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। मतलब वो प्रॉब्लम जिन्हें आप सॉल्व कर रहे हो पॉलिनोमियल टाइम के अंदर, लेकिन कौन सी टेक्निक का यूज करके, नॉन डिटर्मिनिस्टिक टेक्निक का यूज करके। तो एनपी क्लास स्टैंड फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिसीजन प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन इन पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। द सॉल्यूशन ऑफ एनपी क्लास आर हार्ड टू फाइंड सिंस दे आर बीइंग सॉल्व्ड बाय अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक। देखो, पी क्लास के सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत ही आसान होता है और एनपी क्लास के सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत ही हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन का यूज करता है, ठीक है। बट द सॉल्यूशन आर इजी टू वेरीफाई, ठीक है, लेकिन इनके सॉल्यूशन को वेरीफाई करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ एनपी कैन बी वेरीफाइड बाय अ ट्यूरिंग मशीन इन पॉलिनोमियल टाइम। देखो, एनपी प्रॉब्लम को वेरीफाइड करना बहुत ही आसान होता है। क्यों? क्योंकि हम उसे वेरीफाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूरिंग मशीन, ठीक है, वो भी पॉलिनोमियल टाइम के अंदर। तो ये मतलब होता है हमारा सिंपल एनपी क्लास का। और एनपी क्लास का एग्जांपल ले तो ग्राफ कलरिंग है, हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि आपको ग्राफ कलरिंग भी मैंने आपको पढ़ाया था, साथ ही साथ हैमिल्टोनियन पाथ भी बताया था, ठीक है। तो वहां पर यूज होता है आपका एनपी प्रॉब्लम। अब जो इसमें नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम होता है वो होता है आपका को एनपी प्रॉब्लम, को एनपी क्लास। को का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनपी क्लास। मतलब it means if the answer to a problem is co-NP, no there is proof that can be checked in polynomial time। अगर आपका जो आंसर आया, ठीक है, किसका, प्रॉब्लम का, वो क्या आया आपका, कॉम्प्लीमेंट आया एनपी का, मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम का कॉम्प्लीमेंट आया, तो उसका कोई भी प्रूफ नहीं होगा कि वो चेक किया गया है कि वो पॉलिनोमियल टाइम में है कि नहीं है, ठीक है। If a problem x is in NP, then its complement x dash also in co-NP। अगर आप जो प्रॉब्लम, ठीक है, जिसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, अगर वो प्रॉब्लम पहले से ही एनपी है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा वो हमेशा आपका क्या होगा, को एनपी होगा, ठीक है। तो आप एनपी अगर आपका प्रॉब्लम है तो वो को एनपी हो सकता है, लेकिन इसका अपोजिट नहीं होएगा, ठीक है। मतलब अगर को एनपी है तो ये डेफिनेटली श्योर नहीं है कि वो प्रॉब्लम एनपी भी हो गई, जो कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो, फॉर एन एनपी एंड को एनपी प्रॉब्लम देयर इज नो नीड टू वेरीफाई ऑल द आंसर एट वंस इन पॉलिनोमियल टाइम। मतलब इसका क्या हो गया कि जो आपके एनपी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो एनपी प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं होती वेरीफाई करने की उनके सारे आंसर्स को कि वो पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व हुए कि नहीं हुए। देयर इज नीड टू वेरीफाई वन पर्टिकुलर आंसर येस और नो इन पॉलिनोमियल टाइम फॉर अ प्रॉब्लम टू बी इन एनपी और को एनपी। मतलब क्या हो गया, केवल आपको एक आंसर को ही चेक करना है, उसके रिगार्डिंग आपको यस और नो प्रोवाइड करना है। अगर यस होगा तो वो पॉलिनोमियल टाइम में होगा, अगर नहीं है तो पॉलिनोमियल टाइम में नहीं होगा, ठीक है, इसमें एनपी और को एनपी प्रॉब्लम में, ठीक है। तो को एनपी का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनपी क्लास, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ले तो क्या, इंटीजर फैक्टराइजेशन के अंदर हम यूज करते हैं को एनपी क्लास का, ठीक है। तो ये एनपी और को एनपी क्लास में आपको डिफरेंसेस भी क्लियर हुआ होगा कि एनपी में क्या डिफरेंस होता है और को एनपी में क्या डिफरेंस होता है। अब इसमें जो नेक्स्ट हमारा बचता है वो तो है एनपी हार्ड क्लास। एनपी हार्ड क्लास बेसिकली क्या है, एन एनपी हार्ड क्लास प्रॉब्लम इज एट लीस्ट एज हार्ड एज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन एनपी। तो जो आपका एनपी हार्ड क्लास है वो आपका बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रॉब्लम होती है, ठीक है। And it is a class of problem such that every problem in NP reduced to NP hard। तो ये जो आपका NP hard क्लास है या NP hard प्रॉब्लम क्रिएट ही कैसे हुआ, NP प्रॉब्लम को आपने रिड्यूस करा तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, NP हार्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। NP हार्ड प्रॉब्लम आर नॉट इन NP, मतलब जो आपके प्रॉब्लम्स NP हार्ड होंगे, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो NP प्रॉब्लम भी होंगे, ठीक है। तो ये मतलब होता है सिंपल, अगर आपका वो NP हार्ड प्रॉब्लम है तो वो NP प्रॉब्लम नहीं होगा। इट टेक अ लॉन्ग टाइम टू चेक देम, ये काफी ज्यादा टाइम ले लेता है प्रोसेसिंग करने के लिए। अब इसका एग्जांपल ले सिंपल, अगर हम एग्जांपल के थ्रू
समझे, मान लो आपके पास कोई प्रॉब्लम ए है जो कि क्या है, एनपी हार्ड है, और आपके पास एक कोई प्रॉब्लम एल है जो कि क्या है, आपका एनपी है। एनपी मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन, आपने क्या करा, रिडक्शन करा किसके अंदर, एल के अंदर। तो जो आपका एनपी था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनपी हार्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये लिखा है एल टू ए, तो आपका एल किस में कन्वर्ट हो गया, ए में कन्वर्ट हो गया, मतलब एनपी से एनपी हार्ड में कन्वर्ट हो गया। अब इसका एग्जाम्पल ले तो यूज होता है हॉल्टिंग प्रॉब्लम के अंदर यूज किया जाता है, और नो हैमिल्टेनियन साइकिल के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है सिंपल हमारा एनपी हार्ड क्लास। अब एनपी कंप्लीट क्लास क्या होता है वो देखो। अब प्रॉब्लम इज एनपी कंप्लीट इफ इट इज बोथ एनपी एंड एनपी हार्ड। तो एनपी कंप्लीट क्लास कब होगा, जब आपका प्रॉब्लम एनपी भी होगा साथ ही साथ एनपी हार्ड भी होगा। एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम आर द हार्ड प्रॉब्लम इन एनपी, ठीक है। जो आपके एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, ये सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स होती है। NP complete problem are special as any problem in NP class can be transferred or reduced into NP complete प्रॉब्लम्स इन पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है। तो देखो सिंपल यही बात यहाँ पे लिख रखी है, जो आपके एनपी क्लास है उनको आप रिड्यूस करके एनपी कंप्लीटनेस प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी किसमें, पॉलिनोमियल टाइम के अंदर। कुड सॉल्व एन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम इन पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है। अगर आप एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे पॉलिनोमियल टाइम को, तो आप उसी प्रॉब्लम को एनपी प्रॉब्लम से भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, पॉलिनोमियल टाइम के अंदर ही, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंपल एनपी कंप्लीट क्लास। इसका एग्जांपल ले तो ये हैमिल्टोनियन साइकिल है और इसका वर्टेक्स कवर, तो इसके अंदर यूज करते हैं हम एनपी कंप्लीट क्लास प्रॉब्लम का। अब ये डायग्राम समझो, ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू आपको सारी चीजें क्लियर होगी। ये रहा आपका पी, पी बेसिकली क्या है, आपका सबसेट है किसका, एनपी का, ठीक है। तो एनपी हो गया आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम, और आपका हो गया पी पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है। ये होगा आपका एनपी हार्ड, ये रहा आपका एनपी कंप्लीट। ये जरूरी नहीं है कि जो सारे एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स है वो आपके एनपी होगा, लेकिन ये है कि आप एनपी को रिड्यूस करके एनपी हार्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहां पर था कि जो आपके कोई भी प्रॉब्लम अगर एनपी कंप्लीट से सॉल्व हो रहा है तो वही प्रॉब्लम आपका एनपी से भी सॉल्व हो जाएगा, वो भी पॉलिनोमियल टाइम के अंदर। तो ये डिफरेंसेस मैंने आपको भी बता दिए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। तो आपको ये डायग्राम भी समझ में आ गया होगा कि कैसे एक एक चीज यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो ये मतलब होता है हमारा सिंपल एनपी कंप्लीट का, एनपी हार्ड का, एनपी का और पी का, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ कंप्लीटनेस, ठीक है, थ्योरी ऑफ कंप्लीटनेस। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि थ्योरी ऑफ एनपी कंप्लीटनेस बेसिकली क्या होता है, और उसके अंदर जो सारे प्रॉब्लम्स है, पी प्रॉब्लम्स, हार्ड प्रॉब्लम्स, ये सारे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकेटिव 2023-24 में पूछा भी गया था, तो आप इसे जरूर अच्छे तरीके से कर लेना। और मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इतना कंटेंट लिखा है जिसे आप आसानी से लिख के आओगे और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक रह जाता है, ठीक है, वो होता है हमारा रैंडमाइज एल्गोरिथम क्या होता है और अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। तो रैंडमाइज बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है, कोई हम रैंडम वैल्यू का यूज करेंगे और अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो रैंडमाइज एल्गोरिथम इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम आर एल्गोरिथम दैट यूज रैंडमनेस इन देयर कंप्यूटर्स टू अचीव अ डिजायर्ड आउटकम। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी रैंडम वैल्यू को एज अ इनपुट लेते हैं, ठीक है, और उसके बेस पर कंप्यूट करते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं कि वो उस आउटपुट या फिर उस आउटकम को अचीव कर पाए, ठीक है। दिस एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस रैंडमनेस टू इम्प्रूव एफिशिएंसी और सिंप्लीफाई द एल्गोरिथम डिजाइन। तो बेसिकली रैंडमाइज एल्गोरिथम का यूज क्यों करते हैं, ताकि हम एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाए, साथ ही साथ उसकी डिजाइन को सिंप्लीफाई कर पाए। दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन सिचुएशन वेयर एग्जैक्ट सॉल्यूशन आर डिफिकल्ट टू फाइंड और व्हेन अ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच इज एक्सेप्टेबल। तो जनरली जो आपका रैंडमाइज एल्गोरिथम है उन सिचुएशन के लिए यूजफुल होता है जहां पर सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, और आप प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पर सॉल्यूशन को फाइंड करना चाह रहे हो, ठीक है, देन आप वहां पर रैंडमाइज एल्गोरिथम का यूज करते हो। अब इसका एग्जांपल बताऊं तो रैंडमाइज एल्गोरिथम का होता है रैंडमाइज क्विक शॉट, ठीक है। और रैंडमाइज एल्गोरिथम बेसिकली क्या क्या उसके प्रॉज है तो वो देखो, इंप्रूव करता है एफिशिएंसी को, सिंपलर डिजाइन है, और प्रोबेबिलिस्टिक गारंटीज, मतलब आपको एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू तो निकाल के ही दे देगा कि हाँ इसकी ये वैल्यू तो हो ही सकती है, क्लियर है। तो ये होता है हमारा रैंडमाइज एल्गोरिथम, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपका एकेटिव 2023-24 में क्वेश्चन पूछा गया था लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। अब अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम क्या होता है,
जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे फाइंड करता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे वर्क करता है। दीज एल्गोरिथम आर वेज टू आइडियल विद एनपी कंप्लीटनेस फॉर एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। जो जनरली जो आपका अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम है किसके साथ वर्क करता है, एनपी कंप्लीटनेस प्रॉब्लम के साथ वर्क करता है। क्यों, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। डज नॉट गारंटी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम ये नहीं गारंटी करता है कि जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा या आउटकम मिलेगा वो बेस्ट आउटकम होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट नाम से समझ में आ रहा है आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी। द गोल इज टू कम एज क्लोज एज पॉसिबल टू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन पॉलिनोमियल टाइम। इसका मेन गोल क्या है कि जो आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसके क्लोज टू क्लोज पहुंच जाए, ठीक है, वो भी पॉलिनोमियल टाइम के अंदर। इसको और हम क्या बोलते हैं, ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम भी बोलते हैं। अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम आर यूज्ड टू गेट एन आंसर नियर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स इन पॉलिनोमियल टाइम। तो वही जो बता यहाँ पे बता रखी है कि जो आपका अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम है ये किस लिए यूज किया जाता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के आंसर को फाइंड करने के लिए। क्लियर है, वो भी पॉलिनोमियल टाइम के अंदर, ठीक है। तो आपको ये अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि ये अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम मतलब आपको अप्रोक्स वैल्यू फाइंड करनी है जो कि आपका क्लोजेस्ट हो आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन के, वो भी पॉलिनोमियल टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये होता है अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम और ये होता है रैंडमाइज एल्गोरिथम। और दोनों में कभी कभार डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो आप ये दोनों जो मैंने आपको पॉइंट दोनों आपको जो समझाया, रैंडमाइज एल्गोरिथम, अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम, इनके सारे पॉइंट्स को भी आप एज अ डिफरेंस लिख के आ सकते हो। क्लियर है, तो आपको रैंडमाइज एल्गोरिथम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या मतलब होता है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब हमारी यूनिट 5 थी ना वो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे जो यूनिट 5 की डाटा थी डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, उसका यूनिट 5 कंप्लीट हो गया। मैंने आपको सारे पीवाईक्यूज करा है, साथ ही साथ जितने भी टॉपिक्स हमारी इस यूनिट के अंदर वो सारे टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। और मैंने आपको सारे क्वेश्चन विद दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल और एल्गोरिथम के साथ समझाया, ठीक है, वो भी सिंपलेस्ट अप्रोच में, जिससे आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और कमेंट जरूर करना यार कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ठीक है। अगर कोई इंप्रूवमेंट होगा तो आप जरूर बोलना, ठीक है। और आप हमारे चैनल मल्टी एटम्स और मल्टी एटम प्लस को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी डेली नई नई वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसी हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।